गुड मॉर्निंग फ्रेंड, क्लास 9 के अध्याय 3 परमाणु और अणु पाठ को हम इस समय पढ़ रहे हैं चैनल पर। तो वहाँ उसमें हमने परमाणु और परमाणु की विशेषताएं और उसकी आंतरिक बनावट, उसकी त्रिज्या वगैरह की चर्चा कर ली है। अब परमाणु भी आपस में मिलते हैं और एक बड़े संरचना का निर्माण करते हैं। वो बड़ी संरचना है अणु। आज हम उस अणु के बारे में जानेंगे। तो अणु क्या है? दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह जो संयोजन या आकर्षण बल, संयोजन और आकर्षण बल क्या है कि कैसे कंबाइंड हो रहे हैं। तो संयोजन कई तरीके से होता है परमाणुओं के बीच, या तो इलेक्ट्रॉनों को एक पूरी तरह एक दूसरे को दे रहे हैं, या इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी हो रही है। इसको आप ज़्यादा अच्छे से क्लास 10th में पढ़ेंगे। अलग अलग संयोजन किस तरह होता है, जैसे बंध जो हैं, जो बॉन्ड्स बनते हैं, जैसे सहसंयोजी बंध है, संयोजी बंध है, कुछ में इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स होते हैं। तो वही इन्हीं बॉन्ड्स के थ्रू ये आपस में जुड़कर अणु बनाते हैं। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर H2 अणु का निर्माण किए हैं। O और O2, यहाँ पे डबल क्या दिखा रहा है कि इनके बीच दो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ है। इसी तरह अगर N और N की बात करें नाइट्रोजन गैस की, तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉनों के बीच में साझेदारी हुई है, इसलिए 3 बॉन्ड। ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ये दिखा रहा है कि इनके बीच कितने इलेक्ट्रॉन्स की आपस में शेयरिंग हुई है। तो अणु की अगर डिफिनीशन आती लिखने के, तो हम क्या लिखेंगे? दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह जो संयोजन या आकर्षण बल से आपस में जुड़े होते हैं, अणु कहलाते हैं। अब आगे बात करते हैं अणु की परमाणुकता की। कुछ अणु केवल 2 परमाणुओं से बने होते हैं, कुछ 3, कुछ 4, कुछ इससे भी ज़्यादा। तो परमाणुकता क्या है कि एक अणु के निर्माण में लगने वाले परमाणुओं की संख्या को अणु की परमाणुकता कहते हैं। जैसे O और O, 2 O मिले हैं तो O2 बना है, इसलिए इसकी परमाणुकता कितनी होगी? 2 होगी, और इसे द्विपरमाणु अणु कहेंगे। इसी तरह S8, सल्फर के 8 परमाणु मिलकर एक अणु बना रहे हैं सल्फर का, तो ये बहुपरमाणुक है और इसकी परमाणुकता कितनी है? 8। ऐसे O3, ओजोन में 3 ऑक्सीजन है, ये 3 परमाणु अणु है और इसकी परमाणुकता कितनी होगी? 3। तो परमाणुकता कभी कभी लिखने को आती है सीधे कि ओजोन की परमाणुकता कितनी होगी, या नाइट्रोजन की परमाणुकता कितनी होगी नाइट्रोजन गैस की। तो हाँ, आपको केमिकल फार्मूला भी याद होना चाहिए। जैसे नाइट्रोजन गैस की N2 है, इसका मतलब 2 N परमाणुओं का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए नाइट्रोजन गैस की परमाणुकता कितनी होगी? 2 होगी। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि अणु की परमाणुकता क्या होती है, इसकी परिभाषा लिखिए, या ओजोन की परमाणुकता कितनी होगी लिख दीजिए अंकों में। तो इस तरह आप निकाल सकते हैं। अगर आपको ओजोन का सूत्र याद होगा O3, तो O इसका मतलब O3 कैसे बना है? 3 ऑक्सीजन के संयोग से, इसलिए उसकी परमाणुकता 3 होगी। प्रकृति में पाए जाने वाले प्रत्येक तत्व कुछ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ शांत होते हैं, और प्रत्येक तत्व यह चाहता है कि वो न्यूट्रलाइज हो जाए, मतलब शांत हो जाए। जैसे सोडियम की बात करें, सोडियम बहुत ही रिएक्टिव है, लेकिन इसका अगर हम किसी दूसरे जैसे ग्रुप 7 के क्लोरीन के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं, तो इसका जो स्वभाव है वो बदल जाता है, और एज अ टेबल स्टार्ट हम घर में यूज करते हैं। तो वहीं से ये कॉन्सेप्ट आता है आयन का। कोई भी परमाणु शांत भी हो सकता है, ऋण आवेशित हो सकता है, धन आवेशित हो सकता है, मतलब वह रिएक्टिव भी हो सकता है या शांत भी हो सकता है। तो जो रिएक्टिव हैं वो शांत कैसे होते हैं? आपस में मिलकर। इसीलिए केमिकल फार्मूले बनते हैं यौगिक के। हर अलग अलग जितने भी, जैसे धातुएं अधातुओं के साथ रिएक्शन करती हैं और ये यौगिक का निर्माण करती हैं, तो वहीं से ये कॉन्सेप्ट आता है आयन का। परमाणु की आवेशित अवस्था है आयन, मतलब जब परमाणु आवेशित हो जाता है, उसके ऊपर कुछ चार्ज आ जाता है, धन या ऋण का। जैसे एक एग्जाम्पल अगर हम समझें, यहाँ सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो है 11, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करेंगे, इलेक्ट्रॉनों का वितरण, तो वो होगा 2, 8 और 1। ये किस तरह हुआ इसके बारे में आप आगे जानेंगे। अभी केवल आपको इतना समझना है कि इस कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ क्यों लिया गया है आयन के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। तो सोडियम का जो है वो 281 होगा, और क्लोरीन का 287। अब सोडियम ये चाहेगा कि इसका जो एक इलेक्ट्रॉन इसका है, अगर वो चला जाए तो नया जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 28 होगा, और ये निष्क्रिय हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ऐसे क्लोरीन को अगर एक कहीं से मिल जाए लास्ट में, तो उसका लास्ट में 2, 8, 8 बन जाएगा नया कॉन्फ़िगरेशन।
तो ये इसका भी अष्टक पूरा हो जाएगा, लास्ट जो कोर्स है वो फिल हो जाएगा। तो इसलिए ये दोनों अपने प्रॉफिट के लिए ये दूसरे के साथ आ जाते हैं, Na और Cl। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये अधिक धनी है इसलिए इसके ऊपर धन का वो आया चार्ज, और ये धन आयन या कैट आयन बना। और क्लोरीन ने किसी से ऋण लिया अपने लास्ट कोर्स में 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए, इसलिए ये ऋण आयन या एन आयन कहा जाता है। और इस तरह जो कंपाउंड मिला वो है NaCl, जिसको हम सब जानते हैं नमक। तो एक धातु ने एक अधातु के साथ यहाँ पे रिएक्शन किया है, जिससे कि उन दोनों को प्रॉफिट हो सके, उनके अपने अपने कोर्स फिल हो सकें, और उससे जो आयंस बने, जो आवेशित अवस्था बनी इनकी अलग अलग, सोडियम और क्लोरीन की, वो है Na+ और Cl-। तो इन शॉर्ट आयंस क्या है? आयन परमाणु की आवेशित अवस्था है। ये एक छोटा सा इसका डिफिनीशन है। बाकी एग्जाम्पल के थ्रू आप यहाँ समझ लिए। अगर और भी आपको एग्जाम्पल्स जानने हैं किसी और एलिमेंट या कंपाउंड के, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको बता सकते हो। अब हम इस चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण भाग पर पहुँचे हैं, यौगिकों के सूत्र लिखना। अगर ये आपको आ गया तो आपको आगे इंटर तक समस्या नहीं होगी। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, एक जो 9th में आपको पढ़ना है उसमें केवल आपको संयोजकता भी याद करनी है और इसी हिसाब से कुछ सूत्र सीखने हैं। लेकिन जब आप अच्छे से ये जान जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होती है, कैसे ये कभी +1 हो रहा है, कभी 2 और 3 भी हो रहा है, कभी किसी के लिए -1 क्यों हो रहा है, किसी के लिए +1 -2, ये सब बातें आपको तब समझ में आएंगी जब आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के आधार पर ये चार्जेज आए। जैसे सोडियम पे +1 क्यों आया है, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है एक। ऐसे पोटेशियम ने भी जिससे रिएक्ट करेगा उसको एक देगा, उस हिसाब से +1 चार्ज आया है। और यहाँ हाइड्रोजन में 2 चार्जेज हैं, +1 और -1, क्योंकि ये अलग अलग जिनके साथ रिएक्ट करता है, कभी अपने इलेक्ट्रॉन्स को उनको दे देता है, कभी उनसे गेन करता है। तो इसलिए हाइड्रोजन की 2 संयोजकताएं। ऐसे यहाँ आयरन की भी 2 हैं। आयरन भी जो है स्थिति के हिसाब से, जैसे इसको रिक्वायरमेंट होती है सामने वाले के साथ उस प्रकार रिएक्ट करता है, उस तरह इस पर चार्जेस +2 या +3 के आते हैं। इसको डिटेल से हम एक नए वीडियो में समझेंगे, रासायनिक सूत्र लिखने का तरीका। लेकिन अभी आप केवल सिंपली ये सीखेंगे कि कैसे लिखा जाता है। जैसे कि हम कोई भी सूत्र अगर उठाएं, यहाँ पे मैंने टेबल बनाया हुआ है धातु, अधातु और मिश्रित आयन, क्योंकि इन्हीं मिश्रित आयन और इनको लेकर ही साल्ट बनते हैं। जैसे अगर हमें अमोनियम क्लोराइड बनाना है, अमोनियम आयन ये है और क्लोराइड यहाँ पे है, तो NH4 का कितना है चार्ज? +1, इसके नीचे +1 हम लिख देते हैं। और क्लोराइड का चार्ज कितना है? -1। तो दोनों के जो चार्जेज हैं, अगर हम साइन को हटा दें, तो दोनों के चार्जेस क्या हैं? 1 और 1। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और जो सूत्र इसका बन के आएगा वो क्या होगा? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमें अगर एल्युमिनियम सल्फेट बनाना है, तो हम एल्युमिनियम को उठा लेते हैं। एल्युमिनियम की कितनी है वैलेंसी? +3, और सल्फेट आयन की -2, तो SO4 की हो गई -2। अब से हमको कंपाउंड का फार्मूला बनाना है। सबसे पहले हम चार्जेस को हटा देते हैं और इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा फार्मूला? Al2, Al के साथ 2 आ गया, Al2 और SO4 का होल थ्राइस। ब्रैकेट क्यों लगाए? क्योंकि ये एक कंपाउंड आयन है बहुपरमाणु, इसलिए यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगाया हुआ है। इस बात को आपको ध्यान देना है कि ब्रैकेट आप तब लगाएंगे जब कंपाउंड आयन होंगे। जैसे ये सब कंपाउंड आयन है, तो इस तरह से केमिकल फार्मूला लिखा जाता है। जिनका भी केमिकल फार्मूला आपसे पूछा जाए, जैसे कि शब्दों में लिखा है अमोनियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड, तो आप सोडियम की उसकी बैलेंसी नीचे लिखिए और क्लोराइड के नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, उस तरह आपको फार्मूले मिल जाएंगे। और किसी का भी फार्मूला पूछना हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब पाठ के अंतर्गत आए प्रश्न संख्या 44 के प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि कुछ यौगिकों का नाम दिया हुआ है और पूछा रासायनिक सूत्र लिखिए। जैसे सोडियम ऑक्साइड, तो पहले हम सोडियम की लिख लेते हैं और उसकी बैलेंसी +1 है और
ऑक्साइड बनता है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन की वैलेंसी +2 है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो Na2O, ये सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला होगा। इसी तरह एल्युमिनियम क्लोराइड का लिखना है, एल्युमिनियम की वैलेंसी उसके नीचे लिखे और क्लोराइड के लिए क्लोरीन की -1 और इस तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद AlCl3। इसी तरह सोडियम सल्फाइड के लिखने के लिए सोडियम के नीचे उसकी वैलेंसी +1 लिखें। सल्फाइड मतलब सल्फर से बनता है, उसकी वैलेंसी -2 है और इस तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे Na2S, सोडियम सल्फाइड हो गया। फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 होती है, O की भी +2 होती है और जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा Mg2O2। अब ये इस केस में क्या होगा, जब वैलेंसी सेम होंगी हम उन वैलेंसीज को शो नहीं करते, तो वो नया जो फार्मूला बन के आएगा वो होगा MgO। यही केस यहाँ पे एक स्पेशल केस था। अब अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं जिसमें कि सूत्र पहले से दिया हुआ है यौगिक का और आपको बताना है इस यौगिक का नाम क्या होगा, रासायनिक नाम। तो जैसे पहला Al2SO4 का होल थ्राइस, तो पहले एल्युमिनियम और सल्फेट इन्हीं से बना है, तो एल्युमिनियम सल्फेट को अलग अलग लिख देते हैं। एल्युमिनियम की जो वैलेंसी वो +3 जो उस पर लगी थी और सल्फर की -2 जो इस पर, तो ये एल्युमिनियम सल्फेट बन गया। इस तरह CaCl2, Ca कैल्शियम और Cl क्लोराइड, तो इस तरह इसका बन गया कैल्शियम क्लोराइड। यहाँ पे है KNO3, इसकी भी वैलेंसी सेपरेट कर लेते हैं, K की +1 होगी, NO3 की -1, तो इसलिए KNO3 इसका फार्मूला बना था जो कि नाम होगा पोटेशियम। और ये कौन सा ग्रुप है, नाइट्रेट। ये सब आपको लर्न करना पड़ेगा, बार बार जब अभ्यास करते जाएंगे लिखते जाएंगे तो लर्न हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है। और दूसरी बात कि बहुत सारे बच्चे जब भी जैसे यहाँ सल्फेट आयन है तो O को छोटा कर देते हैं या एल्युमिनियम में Al को बड़ा कर देते हैं, तो ये गलतियाँ ना करें। ये सिंबल्स जैसे हैं, जैसे इनका सूत्र है, सांकेतिक रूप है, उसी तरह लिखें, वरना गलत हो जाएगा, इसका ध्यान रखना है। और ये कैसे सुधार होगा, जब आप बार बार इनका नाम ना लिख के इनके सूत्रों का इस्तेमाल करेंगे केमिस्ट्री में। इसी तरह CaCO3 कैल्शियम और कार्बोनेट ग्रुप से बना है, ये कार्बोनेट ग्रुप है, तो इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम निकल के आ जाएगा। अब आगे आए हुए प्रश्न नंबर 3 और 4 को देख लेते हैं। 3 में पूछा रासायनिक सूत्र से आप क्या समझते हैं, क्यों रासायनिक सूत्र लिखे जाते हैं। तो सबसे पहली बात, ये सांकेतिक प्रदर्शन करता है, संकेत के रूप में, सारे सिंबल्स के रूप में दिखाता है। दूसरा संक्षिप्त हो जाता है, आप बार बार कैल्शियम कार्बोनेट लिखेंगे हिंदी में बड़ा सा, तो आप उसका फार्मूला यूज करेंगे तो आप जल्दी लिख पाएंगे, मतलब चीज़ों को संक्षिप्त कर देता है रासायनिक सूत्र। और सबसे बड़ी बात, प्रयुक्त परमाणुओं की संख्या को दिखाता है। जैसे अगर हम बात करें सूत्र सोडियम क्लोराइड की NaCl, तो इसमें सोडियम के क्लोरीन के परमाणु में पता चल रहा है, इसके रासायनिक सूत्र है। इसी तरह AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड की बात करें तो इससे एल्युमिनियम में का 1 परमाणु है, क्लोरीन के 3, ये पता चल रहे हैं। और अगले प्रश्न में यही पूछा भी है, H2S अणु में पूछा है परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो 2 H हैं और 1 S, कुल 3 परमाणु हैं। PO4- आयन में पूछा है, अब ये जो 3 माइनस लगे इलेक्ट्रॉन हैं, इनसे परमाणुओं की संख्या कम ज़्यादा नहीं होती, तो PO4 में कितने हो जाएंगे परमाणु, 1 P और 4 O, कुल 5 पर। अब इस वीडियो में इतना ही। अब आगे हम अणु का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, जैसे परमाणु द्रव्यमान हमने पढ़ा था, वैसे आणविक द्रव्यमान और मोल क्या होते हैं। मोल बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसमें कुछ आंकिक प्रश्न भी मिलेंगे, सवाल, तो उनको हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। अब अभी तक जितना पढ़ाया मैंने, अगर उसमें आप लोगों को कोई डाउट हो या आपको सजेस्ट करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों को इस चैनल के बारे में बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ें। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे इससे क्वालिटी बढ़ेगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लोग पूछेंगे, उस तरह मॉडिफिकेशन हो सकेगा लेक्चर में। थैंक यू।